हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का? थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। थर्ड चैप्टर में अभी तक हमने देख लिया था हिस्टोरिकली इवोल्यूशन कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके अंदर हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट कैसे आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट से फिर बाद में 1773 से लेकर 1935 और 1947 तक हमने कवर किया था। फिर सेकंड चैप्टर हमने कवर किया और थर्ड चैप्टर में हमने इंडिपेंडेंट और लास्ट पॉइंट हमने देखा था इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी तक हमने कवर कर लिया था। इंटीग्रेट लास्ट एक बार पॉइंट कवर कर लेते हैं दोबारा। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी से हमारा मतलब था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर तैयार किया है वो जुडिशरी का स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि जुडिशरी एक तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का जुडिशरी के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं है। सेकंड चीज हमने क्या देखा था? इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? एक ही स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। एज कंपैरिजन टू हम कंपेयर करें दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ, जैसे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल जुडिशरी अलग होती है जो सेंटर से रिलेटेड जितने भी लॉ देखती है, प्लस स्टेट्स की जुडिशरी अलग होती है। तो ये सब हमने देख लिया था। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट होते क्या है सबसे पहले हमें ये देखना है, और ये सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है। फंडामेंटल राइट क्या होता है? एक मौलिक अधिकार, हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जिसको बोलते हैं। मूल अधिकार से हमारा क्या लेना देना है? जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, कोई भी कंट्री होगी, वहां के सिटीजन्स को स्टेट कुछ ना कुछ राइट्स देगा जो कि स्टेट के द्वारा प्रोटेक्टेड होंगे, और इनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाई जाती है। तो ये होते हैं हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंदर जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम देखें, फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमें फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट अगेंस्ट द प्रोटेक्शन है, फिर बाद में कल्चरल राइट्स हैं, फिर बाद में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। ठीक है, ये वाले फंडामेंटल राइट्स हैं। अब साइलेंट फीचर के अंदर हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहली बात तो प्रोविजन कहां है फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 के अंदर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही होगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन कहां पे है। फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि गारंटी देते हैं। किस चीज की गारंटी देते हैं? यदि ये राइट्स जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूडेड है, इनका यदि वायलेशन होता है, कोई भी अथॉरिटी है, कोई भी पुलिस अथॉरिटी है या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, यदि आपकी इन राइट्स को वायलेट करता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इन सब के लिए। तो अपने वो कौन से पार्ट के अंदर? पार्ट 3 के अंदर कितने राइट दिए हुए? 6 तरीके के राइट दिए हुए। ठीक है, ये अपने को याद रखना है कि पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से राइट हैं? सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। इक्वलिटी से हमारा क्या मतलब है? इक्वलिटी का मतलब होता है लॉ के बिफोर सभी इक्वल हैं। लॉ किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी भी बेसिस के ऊपर, चाहे कास्ट हो, चाहे सेक्स हो, या फिर नेशनलिटी का इश्यू हो, कोई भी रीजन के बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इंडिया के सभी सिटीजन्स को एक ही तरीके से देखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कोई भी अथॉरिटी यदि किसी को कोई भी केस के अंदर इन्वॉल्व करती है तो उसके अंदर सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलने वाला है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो क्लोज हैं राइट टू इक्वलिटी के अंदर। तो हम देख रहे हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के अंदर कौन से पार्ट के अंदर है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 के अंदर है। इसके अंदर पहला राइट हमने कौन सा देख रहे हैं? राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी कहां पे प्रोविजन? आर्टिकल कौन से हैं इसके? आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 है। राइट टू फ्रीडम क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम मतलब आजादी है आपको कुछ भी बोलने की, लेकिन हर फंडामेंटल राइट के ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे जो कि दूसरों के राइट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन आपको कितना बोलने का अधिकार है इसके ऊपर हमेशा लिमिट रहेगी। ठीक है, तो ये डिटेल के अंदर अलग से चैप्टर आएगा। हमारा अगला चैप्टर होगा फंडामेंटल राइट, उसके अंदर हम इन चीजों को डिटेल में देखेंगे। अभी तो हम क्रक्स देख रहे हैं कि साइलेंट फीचर के अंदर क्या क्या है। राइट टू
फ्रीडम, फ्रीडम कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट कौन से होते हैं, राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है, कोई भी अथॉरिटी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जैसे चिल्ड्रंस के राइट हैं, लेबर से रिलेटेड राइट हैं, ये सभी इसके अंदर हमें दे रखे हैं आर्टिकल 23 और 24 के अंदर। नेक्स्ट राइट कौन से हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस, ये सब इसके अंदर आते हैं। मतलब आपको अपने रिलीजन को मानने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल यही कहता है, राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको अपना रिलीजन को अपनाने का अधिकार है, आर्टिकल 25 से 28 के अंदर। फिर अगले राइट कौन से हैं आपके पास फंडामेंटल राइट के अंदर, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कौन से होते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। कोई भी कल्चरल आइडेंटिटी हो सकती है, लिंग्विस्टिक कल्चरल हो सकता है, कोई भी कल्चर जिसका डिस्टिंक्ट, कोई भी सोसाइटी जिसका डिस्टिंक्ट कल्चर है, तो उस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहां फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। प्लस एजुकेशनल राइट, कोई भी सोसाइटी कोई भी डिफरेंट तरह का कल्चर अपनाती है, तो उस कल्चर के लिए उसको एजुकेट करने, उस कल्चर को एजुकेट करने के लिए वहां पे राइट दे रखे हैं। ये कल्चर को एजुकेट करने का क्या तरीका है, जैसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप होते हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हर धर्म हर रिलीजन के अंदर अलग तरीके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, ये इसके अंदर फंडामेंटल राइट के अंदर दे रखा है। ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर। डिटेल के अंदर इसके अंदर अलग चैप्टर है फंडामेंटल राइट, उसके अंदर हम देखेंगे, अब एकदम ब्रीफ में देख रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट क्यों है, ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ये राइट को, यदि आपका राइट कोई वायलेट करता है, कोई भी अथॉरिटी आपके राइट देने से मना करती है, तो उस केस में आपके पास क्या रेमेडी होगी, वो आर्टिकल 32 के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी आपका राइट वायलेट करता है, तो उस केस के अंदर आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, रिट पिटीशन के थ्रू जा सकते हो। आर्टिकल 32 के अंदर ये सारी चीजें डिटेल में दे रखी हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट से हमारा मतलब क्या है, पहली बात तो किस तरीके के राइट हैं, ये है पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स मतलब कोई भी सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो सोसाइटी को अधिकार देते हैं, किसके खिलाफ, स्टेट के खिलाफ। ये सभी की सभी राइट्स वो वाले राइट्स हैं ये जिसके अंदर आपको स्टेट की पावर को कर्ब करने के लिए अधिकार मिलते हैं, स्टेट अथॉरिटेरियन नहीं मिले, स्टेट अपनी मनमर्जी नहीं करे, इसलिए स्टेट के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं वो वाली सिटीजन को जो दे रखी है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। ये वाले आप तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का कौन सा प्रोविजन है, पार्ट 3 के अंदर है। पार्ट 3 के अंदर ये कौन से राइट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स हमेशा पॉलिटिकल राइट होते हैं, जबकि हम आगे देखेंगे डीपीएसपी सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैं उसके अंदर, ठीक है। तो हमें ये याद रखना फंडामेंटल राइट्स क्या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉलिटिकल राइट्स देते हैं आपको। दे ऑपरेट लिमिटेशन ऑन द टायरेनी ऑफ एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है फंडामेंटल राइट्स आपको जो दे दिए वो स्टेट की पावर के ऊपर कर्ब लगाते हैं, स्टेट को अथॉरिटेरियन, स्टेट को ऑटोक्रेटिक बनने से रोकते हैं, जैसे स्टेट अपनी मन मर्जी नहीं करे, इसलिए ये वाले राइट आपको दे रखे हैं। यदि स्टेट ने कुछ ऐसा लॉ बना दिया जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्ब करता है, तो आप जुडिशरी में डायरेक्ट जा सकते हैं और स्टेट के उस लॉ को नल एंड वॉइड कर देगी जुडिशरी, यदि आपके बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है तो ये वाले फंडामेंटल राइट किसके ऊपर है, सिटीजन को तो दे रखे हैं, और ये कर्ब किसकी पावर को करते हैं, स्टेट की पावर को, जो कि लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव इनकी पावर को कर्ब करते हैं। इसलिए हमारी पार्लियामेंट सोवरेन भी नहीं है। क्यों, जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू के थ्रू अब इन सभी पॉलिटिकल राइट्स को आपको कंटिन्यू रखने के लिए इन नए लॉ जो भी अथॉरिटेरियन लॉ है, कोई ऑटोक्रेटिक लॉ है जो वायलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट, उनके लिए डायरेक्ट सिटीजन कहां जा सकता है, कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो ऑपरेट ए लिमिटेशन, लिमिटेशन किसके ऊपर, ऑन द टायरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव अपनी मन मर्जी नहीं करें, इसलिए एग्जीक्यूटिव के ऊपर लिमिटेशन। अब एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
प्लस उनकी एग्जीक्यूटिव जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब के ऊपर रोक लगाते हैं। ठीक है, आगे क्या है, आर्बिट्रेरी लॉ, कोई मन मर्जी से कोई लॉ नहीं बने, ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर भी कोई मन मर्जी से लॉ नहीं बनाए, इसलिए लेजिस्लेचर के ऊपर भी रोक लगाते हैं, प्लस एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी रोक लगाते हैं, इसलिए ये पॉलिटिकल राइट भी हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, जस्टिफाइबल इन नेचर, इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट जस्टिफाइबल हैं, इसका मतलब यह है फंडामेंटल राइट का जब भी वायलेशन होगा, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी एग्जीक्यूटिव का कोई भी ऑर्गन या फिर लेजिस्लेचर यदि आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर कहीं कर्ब लगाते हैं, तो आप उन कर्ब को लिए, उनकी रोक के लिए, के विरोध में कहां जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। तो जस्टिफाइबल का मतलब ये होता है आप इन सभी राइट्स को अपने लेने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट। नॉन जस्टिफाइबल का मतलब क्या होता है, इन उन राइट्स के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, जैसे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो उन सभी को आप लगाने के लिए आप कभी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, जस्टिफाइबल इन नेचर का मतलब ये होता है। इसके अंदर क्या रहेगा, दैट इज दे आर एनफोर्स्ड, एनफोर्सेबल इन बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन, यदि उनका कोई वायलेशन करता है तो उनके लिए आप कहां जा सकते हैं, कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो जस्टिफाइबल इन नेचर का मतलब ये होता है। तो फंडामेंटल राइट में हमने क्या देखा, पार्ट 3 के अंदर आते हैं, फिर हमने देखा अलग अलग फंडामेंटल राइट्स हैं। अब इन राइट्स के लिए क्या जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो ये जस्टिफाइबल इन नेचर है, प्लस पॉलिटिकल राइट है, ये इसके अंदर की पॉइंट्स हो गए। ठीक है, डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 32 क्या कहता है, आर्टिकल 32 ये कहता है यदि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली कौन से कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। आपको लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आपको इंस्टेंट जस्टिस देने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन बना रखा है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट क्या कैसे लागू करेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट रिट देता है, जैसे हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सर्टररी है, इन सब ये सब रिट्स डिफरेंट डिफरेंट रिट्स बनाई गई हैं ताकि ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर रोक लगा सके और लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिल सके। ये सब हम फंडामेंटल राइट जो अलग से चैप्टर आएगा, अगले से नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे, एक एक रिट को देखेंगे। तो आपको तो बस ये देखना है, हैबियस कॉर्पस फिजिकल प्रेजेंट करना, किसी भी इंसान को फिजिकल प्रेजेंट करना है, यदि कोई इलीगल किसी ने उसका डिटेंशन कर रखा हो। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को किडनैप कर लिया, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि इस इंसान ने इसी इंसान को अपने नजरबंद कर रखा है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई पुलिस अथॉरिटी किसी भी इंसान को इलीगल रूप से डिटेन कर ले, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस द पुट द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ये जारी कर सकता है। मैंडेमस, कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रही, तो उस केस के अंदर क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस रिट जारी करेगा। प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रोहिबिशन का मतलब है प्रोहिबिट करना, मतलब किसी को रोकना। सुप्रीम कोर्ट ये रिट जब जारी करेगा जब कोई अथॉरिटी अपने लॉ से ज्यादा काम कर रही है, मतलब उसके अधिकार तो हैं 2% और वो यूज कर रही है 4%, तो एक्स्ट्रा यदि कोई चीज लॉस के बियॉन्ड काम कर रही है तो प्रोहिबिट करता है सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन रिट के थ्रू। फिर सर्टररी, कोई चीज के अंदर बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, ठीक है, कोई भी चीज के अंदर डिले हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है सर्टररी। क्यू वारंटो होता है पब्लिक अथॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन पूछता है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं, ठीक है, ये क्यू वारंट होता है, क्यू क्वेश्चन पूछता है। फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट, इंडिविजुअल के राइट्स को रिस्टोर करने के लिए, इंडिविजुअल के राइट्स जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं उन सभी राइट्स को इंडिविजुअल को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास रिट ज्यूरिसडिक्शन की पावर है। ये अलग अलग रिट अलग अलग केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट जारी करता है ताकि इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स उसके पास रहें और उनको हनन नहीं हो, इसलिए ये सारे रिट ज्यूरिसडिक्शन दे रखे हैं। अब आगे क्या है, आगे दो वर्ड हैं, फंडामेंटल राइट आर नॉट अब्सोल्यूट, एक तो ये वर्ड है, एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब क्या है, नॉट अब्सोल्यूट का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपको आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दिया,
तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट हो गया। आप तो बोलोगे मैं मेरी मन में आएगा वो बोलूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे दूसरे को हार्म हो, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन पे हमारे दिक्कत आए, या फिर आप किसी और के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हो, तो इन केसेस के अंदर हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं ताकि हर इंडिविजुअल्स के राइट प्रोटेक्ट हो सके। तो कोई भी फंडामेंटल राइट अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, 100% नहीं है। हर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, और उन लिमिटेशंस को बोलते हैं नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। जैसे आप प्रोटेस्ट करना चाहते हो तो आप प्रोटेस्ट करने की परमिशन ले सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट लैंड के ऊपर प्रोटेस्ट करना उसकी परमिशन ले। ये नहीं आपके चौराहे के ऊपर जाके प्रोटेस्ट करने लगे जिसके कारण ट्रैफिक रूल वायलेशंस हो रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर आपको प्रोटेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी अथॉरिटी रोक सकती है। आप अपना कहीं बोल दो कि मेरे को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं कुछ भी बोलूंगा, कैसे भी खड़ा हूं, ये नहीं चलेगा। तो हर फंडामेंटल राइट के ऊपर एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। दे आर नॉट द सैक्रोसेंट, कैन बी कर्टेल और रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दे आर नॉट सैक्रोसेंट का मतलब क्या होता है? नॉट सैक्रोसेंट का मतलब है कि कोई भी फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट चाहे तो कम या ज्यादा कर सकती है, या फिर रिजेक्ट अमेंड करके उसको हटा भी सकती है। जैसे प्रॉपर्टी का राइट था, हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन पार्लियामेंट ने समझा कि राइट टू प्रॉपर्टी के कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, आम आदमी को दिक्कतें आ रही हैं, गवर्नमेंट को लैंड एक्विजिशन के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को उन्होंने फंडामेंटल राइट से शिफ्ट करके आज की डेट में लीगल राइट बना रखा है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट 301 के अंदर दे रखा है। तो राइट, तो इसके कहने का मतलब है दे आर नॉट सैक्रोसेंट का मतलब है वो अपने आप में सुप्रीम नहीं है, उनको भी हटाया या मॉडिफाई किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई भी फंडामेंटल राइट को आप कम ज्यादा हटा सकते हैं, बट एक शर्त है, क्या? उनसे बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फिलोसफी है जो कॉन्स्टिट्यूशन की, वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। तो अपन ने क्या देखा? दे आर नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है मतलब उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। दूसरा अपन ने क्या देखा? दे आर नॉट सैक्रोसेंट। नॉट सैक्रोसेंट का मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। तो इन्होंने क्या बोला? सैक्रोसेंट कैन बी कर्टेल और रिपील। रिपील मतलब हटाना, और कर्टेल मतलब कम ज्यादा किया जा सकता है। बाय किसके द्वारा? पार्लियामेंट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो पार्लियामेंट के पास पावर है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने की या फिर कुछ अमेंडमेंट करने की थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बट केशवानंद भारती एक केस आया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, क्या आप सभी फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हो? नहीं। जो भी बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है? और लिमिटेशंस क्या है? अगली लिमिटेशंस फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ये है, जब भी नेशनल इमरजेंसी होगी, कोई भी इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर, कि सुप्रीम को ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इटसेल्फ पावर दे रखी है, इन द केस ऑफ इमरजेंसी के अंदर मॉडिफिकेशन या फिर आपके रिपील किया जा सकता है, सस्पेंड कर सकते हैं, सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। ये आर्टिकल 352 के अंदर लिखा हुआ है, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी एक्सटर्नल फैक्टर के बेसिस पे, तो आपके आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक क्या है? सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, ये वाली प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी। तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं फंडामेंटल राइट के। क्या फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंट है? नहीं। क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है? नहीं। क्या फंडामेंटल राइट नेशनल इमरजेंसी में अंतर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है कि सभी फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या है? नेशनल इमरजेंसी के अंदर चेंज किया जा सकता है, एक्सेप्ट दो फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। इनके केस के अंदर नेशनल इमरजेंसी के अंदर भी कोई सस्पेंशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं। तो अब एक बार फंडामेंटल राइट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या होता है? मौलिक अधिकार, जो कि एक ह्यूमन को, एक डिग्निफाइड लाइफ को, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए बेसिक अधिकार जो चाहिए, जो कि हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर हम जिनकी डेली डिमांड करते थे, वो सारे राइट्स को हमने क्लब करके फंडामेंटल राइट एक अलग से पार्ट बना दिया। कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट?
पार्ट 3 के अंदर है। पार्ट 3 के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं हमने देखे। राइट टू इक्वलिटी, सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू 18, फिर राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम 19 टू 22, फिर हमने क्या किया, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, फिर हमने क्या देखा, राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, 29 और 30, फिर हमने देखा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इन सब आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल आर्टिकल 32 हमने देखा। इसके बाद में हमने क्या देखा, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स होते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करते हैं। कोई भी कंट्री के अंदर पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी, पॉलिटिक्स का मतलब होता है पावर, पावर से रिलेटेड जो भी इंडिविजुअल की पावर को कर्व करता है वो सभी उनके खिलाफ जो राइट होते हैं पॉलिटिकल राइट्स हैं। अब पॉलिटिकल राइट्स होते हैं फंडामेंटल राइट, और डीपीएसपी क्या होते हैं, सोशल और इकोनॉमिक राइट होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल राइट का मतलब क्या है, ये लिमिट करते हैं किसी पावर को, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर को। ठीक है, इसके लिमिटेशन ऑन द एग्जीक्यूटिव के ऊपर और क्या है, लेजिस्लेचर। और ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है फंडामेंटल राइट्स की, ये जस्टिफाइबल इन नेचर है। जस्टिफाइबल इन नेचर जहां भी लिखा आएगा उसका मतलब ये हो सकता है यदि वो वाले राइट आपके वायलेट हो रहे हैं, कोई आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल के अंदर दे रखा है 19 के अंदर उनको रोक रहा है, आपको स्पीच करने से रोक रहा है, एक्सप्रेशन से रोक रहा है, तो आप उसके खिलाफ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये जस्टिफाइबल इन नेचर का मतलब ये होता है। ठीक है, इंडिया के अंदर ये पावर किसको दे रखी है, इंडिया के अंदर दे रखी है सिटीजन्स को पावर क्या दे रखी है, आपको यदि कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या था, सुप्रीम कोर्ट इन सबको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या रेट जारी करता है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या अब्सोल्यूट राइट है, नहीं, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अब्सोल्यूट। नॉट अब्सोल्यूट मतलब इनके अंदर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि दूसरों को अपने फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करने में मदद करती हैं। अगला क्या था, सैक्रोसेंट है ये फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसेंट, इनको भी अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। फिर अगला क्या था, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड भी किया जा सकता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। कौन कौन से आर्टिकल्स को सस्पेंड नहीं कर सकते, आर्टिकल 20 और 21, 20 और 21 से रिलेटेड जो आपके अधिकार है उनको इमरजेंसी में भी कर्व नहीं किया जा सकता। फिर अगला फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगला फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसके अंदर हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अपने वो जब इनका एक एक वर्ड को समझेंगे तो ये समझ में आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है। ये गाइडलाइंस हैं, क्या ये इंस्ट्रक्शन है जिन्होंने दिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले हमारे फोर फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्शन रख दिए। किसके लिए इंस्ट्रक्शन है, इंडिविजुअल के लिए नहीं, ये स्टेट के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको फ्यूचर के अंदर कोई लॉ बनाना है, कोई पॉलिसी बनानी है, तो हमें जिन चीजों को ध्यान रखना है वो सारी चीजें इसके अंदर डीपीएसपी के अंदर लिख रखी हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, स्टेट की जो भी पॉलिसी बनेगी वो इन्हीं गाइडलाइन के अंदर बनेगी। तो इनको ये क्या है, इंस्ट्रक्शंस किसके लिए, लॉ बनाने वाले लोगों के लिए। स्टेट के लिए इंस्ट्रक्शन है कि आपको डीपीएसपी को यदि आप फॉलो करेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट के अंदर काम करेंगे। तो बी आर अंबेडकर ने क्या बोला था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नोवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स है। कैसे, कौन से पार्ट के अंदर है। अगला क्वेश्चन कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर पूछेगा कि आपके फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट के अंदर है, तो आप बोल दो ये फंडामेंटल राइट 3 पार्ट में है। फिर अगला आपका क्वेश्चन आता है डीपीएसपी कौन से पार्ट के अंदर है, आपके पार्ट 4 के अंदर है। ठीक है, पार्ट 4 डीपीएसपी ऑफ द दे कैन बी क्लासिफाइड इन द 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी के अंदर है हमारे डीपीएसपी, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन नहीं है, जो कि हमारा खुद का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। इसके अंदर हम जो सोसाइटी के वेलफेयर से रिलेटेड है तो उनको कहते हैं सोशलिस्ट, जो कि आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर, वुमेन, चिल्ड्रन, इन सब के वेलफेयर के लिए उनको हम तो कहते हैं सोशलिस्ट टाइप के प्रिंसिपल डीपीएसपी। दूसरे क्या होते हैं, गांधीयन डीपीएसपी। गांधीयन डीपीएसपी कौन से होते हैं, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, तो गांधी जी की आइडियोलॉजी के साथ जो पैरेलल में चलने वाले डीपीएसपी उनको हम कहते हैं गांधीयन। और तीसरे डीपीएसपी क्या है, लिबरल, जो कि लिबरल सोसाइटी को प्रमोट करते हैं। तो ये 3 तरीके के डीपीएसपी हैं। सोशलिस्टिक फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन सिटीजन, गांधीयन गांधी जी की आइडियोलॉजी के अनुसार जो फॉलो करते हैं उनको कहते हैं गांधीयन। और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल, जो लिबरल सोसाइटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है,
तो हमने देखा डीपीएसपी। डीपीएसपी होता क्या है? डीपीएसपी गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शन है, किसके लिए? स्टेट के। स्टेट को कोई भी पॉलिसी अपनी बनानी है फ्यूचर के अंदर तो आपको इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा? डीपीएसपी कौन से पार्ट के अंदर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर है। फिर हमने तीसरा क्या देखा? डीपीएसपी को यदि जर्नली हम क्लासिफाई करना चाहें तो कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर? सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल डीपीएसपी, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स थे वो क्या है? पॉलिटिकल राइट्स थे। पॉलिटिकल राइट्स मतलब जो अथॉरिटी ऑफ स्टेट्स हैं, जो उसके ऊपर कर्ब लगाते हैं, उसके ऊपर रोक लगाते हैं कि स्टेट कल ना अपनी मन मर्जी नहीं करे, इसलिए फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल राइट दे रखे हैं सिटीजन को, ताकि स्टेट अपनी अथॉरिटेरियन नहीं बने, ऑटोक्रेटिक स्टेट नहीं बने, तानाशाही स्टेट नहीं बने, इसलिए फंडामेंटल राइट थे वो पॉलिटिकल। अब इसी तरह डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी क्या है? सोशल, प्रमोटिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? कि सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी की जो बेसिक करेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, इन चीजों के लिए जैसे सोशल और इकोनॉमिक, आम आदमी के इनकम से रिलेटेड, लाइवलीहुड से रिलेटेड जो है, तो ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। और फंडामेंटल राइट्स किसको प्रमोट करते हैं? फंडामेंटल राइट्स प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो आपके कभी भी मेंस एग्जाम के अंदर इन दोनों के अंदर अंतर आ सकता है। प्रीलिम्स के अंदर ये पूछेगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, क्या पॉलिटिकल राइट्स हैं, सोशल इकोनॉमिक राइट्स हैं, कल्चरल राइट्स हैं, ये वाली चीजें पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनका मतलब क्या है। अब सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है ये स्टेट्स को गाइडलाइन देंगे, ये स्टेट को एक दिशा देंगे कि आपको किस तरीके से काम करना है। इससे स्टेट कैसा स्टेट डेवलप हो जाएगा एंड में? वेलफेयर स्टेट, जो कि सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करेगा, आम आदमी के भले के लिए जो काम करे वो वेलफेयर स्टेट है। तो वेलफेयर स्टेट है बनाने के लिए हमने क्या बनाया? इट सीक्स टू एस्टेब्लिश द वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, हाउएवर अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये क्या स्टेब्लिश करने चाहते हैं? वेलफेयर स्टेट। अगला क्या है? क्या डीपीएसपी के लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं। हम फंडामेंटल राइट्स जस्टिफाइबल थे, इसलिए जस्टिस के लिए हम कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन डीपीएसपी नॉन जस्टिफाइबल है। क्या है? डीपीएसपी आर नॉन जस्टिफाइबल in the nature, that is they are not enforceable by the court of for their violation। मतलब डीपीएसपी के अंदर जो दे रखी है गाइडलाइंस दे रखी है, यदि स्टेट अपनी पॉलिसी उनकी अपोजिट में बनाए, यदि डीपीएसपी के अंदर गांधीयन वैल्यू दे रखी है, कोई भी वैल्यू दे रखी है, विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है, कॉटेज इंडस्ट्री बनानी है, मान लो ये वाली दे रखी है, ठीक है। तो इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टेट की मजबूरी नहीं है। स्टेट चाहे तो कॉटेज इंडस्ट्री के खिलाफ भी काम कर सकती है। तो यदि ऐसा कोई लॉ बनाता है स्टेट, तो इसके लिए क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? नहीं जा सकते, क्योंकि ये नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर है। इनके लिए दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? डीपीएसपी क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं किसके लिए? स्टेट के लिए, कि स्टेट को इस तरीके से अपनी पॉलिसी बनानी है। डीपीएसपी कौन से पार्ट के अंदर है? 4th पार्ट के अंदर है। डीपीएसपी हमें कौन से राइट देते हैं? सोशल और इकोनॉमिक राइट देते हैं। तो इनका पर्पज क्या है? वेलफेयर स्टेट को स्टेब्लिश करना। क्या डीपीएसपी जस्टिफाइबल है? नहीं, डीपीएसपी जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि इनके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते। अगला क्या? द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल। तो ये क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर द प्रिंसिपल आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन देयर मेकिंग लॉ। तो ये वो दे रखा है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि कोई भी लॉ बनाते टाइम इन चीजों को ध्यान में रखे, इनके अनुसार ही लॉ बनाए। लेकिन यदि इनके खिलाफ भी लॉ बनाता है स्टेट, तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो ये क्या देते हैं? ये एक मॉरल प्रेशर क्रिएट करते हैं स्टेट के ऊपर। ये स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं कि आपने ऐसा काम किया है तो हमारे डीपीएसपी का वायलेशन है। तो मॉरल प्रेशर क्रिएट करते हैं, ये एक जस्टिफाइबल नहीं है, ठीक है। इंपोर्ट ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटीज अपनी बट आर द रियल फोर्स पब्लिक ओपिनियन। तो इनको क्या है?
पब्लिक का ओपिनियन क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाता है डीपीएसपी के खिलाफ काम हो रहा है। तो एक मोरल प्रेशर करते हैं, जो चुनी हुई सरकार है, जो इलेक्टेड है, डायरेक्टली इलेक्टेड है, डेमोक्रेसी के अंदर ये क्या है, एक मोरल ऑब्लिगेशन देते हैं किसके ऊपर, स्टेट अथॉरिटीज के ऊपर। अब एक केस आया हुआ है, अब ये केस होते क्या है और इनका इंपॉर्टेंस कैसा है और हमें पढ़ने किस तरीके से हैं। पॉलिटी के अंदर, इंडियन पॉलिटी के अंदर हम क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने वर्ड्स लिख दिए, लेकिन उन वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग केसेस आते हैं। डिस्प्यूट होता है, केस का मतलब कोई भी एक डिस्प्यूट हुआ है स्टेट के और सिटीजन के बीच के अंदर, उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई वर्डिक्ट देता है। तो जिस केस के अंदर जिस केस के अंदर नाम होता है, जिसने केस किया था उसका नाम होता है। जैसे मिनर्वा मिल केस का मतलब है, मिनर्वा कोई मिल थी, उसने स्टेट के ऊपर केस किया और ये गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और ये डिसीजन का इंपैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पड़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन किया है, इसलिए हमारे पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा जो भी केसेस जो कि हमारे राइट्स को इंक्रीज करते हैं या फिर हमारे इस राइट्स को कर्व करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन की मेन फिलोसफी से रिलेटेड है, तो वो केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये केस हमारे मेंस के अंदर बहुत काम आते हैं ये लिखने के लिए कि ये इस केस में कहा गया है, इसलिए ये जस्टिफाइबल है। तो मिनर्वा मिल केस आया था, कौन से साल में आया था, 1980 के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो इस चैप्टर के अंदर है, तो सेलिएंट फीचर से रिलेटेड है, इस टॉपिक के अंदर है, तो मतलब डीपीएसपी से भी रिलेटेड केस है, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपी। मिनर्वा मिल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैलेंस के ऊपर टिका हुआ है, किसके, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो इन दोनों के अंदर बैलेंस होगा तो उतना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से काम करेगा, ठीक है। ये इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा था, इसके अंदर बहुत सारे केसेस आएंगे, पहले गोलकनाथ केस आएगा, अलग अलग केसेस आएंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि डिस्प्यूट क्या है कि फंडामेंटल राइट ज्यादा सुप्रीम है या फिर डीपीएसपी ज्यादा सुप्रीम है। इन दोनों को डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों के अंदर जितना बैलेंस होगा उतने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो डीपीएसपी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, इसको डीपीएसपी को रिवाइज कर लेते हैं। डीपीएसपी के अंदर सबसे पहले हमने देखा डीपीएसपी कौन से पार्ट के अंदर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर है। डीपीएसपी होते क्या है, डीपीएसपी जर्नल गाइडलाइंस है, किसके लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए और लेजिस्लेचर के लिए, कि आप इस दिशा में लॉ बनाइए। जैसे वेलफेयर ऑफ सिटीजन के लिए आप लॉ बनाइए, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए आप लॉ बनाइए। तो अलग अलग डीपीएसपी के अंदर बहुत सारे आर्टिकल हैं, जिसके अंदर अलग अलग जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड आर्टिकल है, तो आप स्टेट को जेंडर इक्वलिटी के लिए काम करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड एक आर्टिकल 44 है, तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ धीरे धीरे लेके जाना है सोसाइटी को। तो ये उस टाइम पे इतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे कि इतनी सारी चीजें हम प्रोवाइड करा सके सिटीजन्स को, इसलिए इसको नॉन जस्टिफाइबल कैटेगरी के अंदर डाल दिया। लेकिन ये आइडियल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर चाहते थे हिंदुस्तान में ऐसा हो, इसलिए इन्होंने डीपीएसपी चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया। डीपीएसपी के अंदर हमने क्या देखा, डीपीएसपी क्या पॉलिटिकल राइट है, सोशल इकोनॉमिक राइट है, तो ये सोशल इकोनॉमिक राइट है। पार्ट कौन सा है, पार्ट 4 के अंदर है। इसके बाद में कितनी कैटेगरी के होते हैं, जो कि हमारी कैटेगरी क्रिएट की हुई है, गांधीयन लिबरल और सोशलिस्टिक। फिर हमने देखा डीपीएसपी जस्टिफाइबल नहीं है। जस्टिफाइबल नहीं है इसका मतलब होता है हम डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते, आइडिया, ठीक है। ये क्या क्रिएट करना चाहते हैं, इंडिया के अंदर एक वेलफेयर स्टेट को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। नॉन जस्टिफाइबल हमने देख लिया। ये फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, कोई भी कंट्री के अंदर कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, यदि उसको कोई लॉ बनाना है तो उसके लिए फंडामेंटल गाइडलाइंस हैं, ठीक है। इंपोज ए मोरल, और ये एक स्टेट के ऊपर मोरल प्रेशर क्रिएट करता है, मोरल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। मिनर्वा मिल केस के अंदर 1918 के अंदर 1980 के अंदर मिनर्वा मिल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही मेन स्ट्रक्चर हैं किसके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। दोनों एक साथ लेके चलेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आइडियल्स रियलाइज होंगे, ठीक है। अगला है हमारा टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, अब सिटीजन्स को हमने दे दिए राइट, स्टेट को हमने दे दी गाइडलाइन,
कि स्टेट को ये करना है, सिटीजन्स को दे दी पावर कि भाई आपके पास ये राइट है, इनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सिटीजन्स भी अपनी मनमानी नहीं करे, सिटीजन्स भी अपने मन मर्जी के अनुसार नहीं चले, इसलिए सिटीजन्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन दे दिया, क्या? फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटी एक ऑब्लिगेशन है सिटीजन्स के लिए, कि सिटीजन उस चीज को फॉलो करें ताकि हमारी सोसाइटी एक अच्छे से प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरह काम करे। अब फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड प्री के अंदर और मेंस के अंदर क्वेश्चन क्या आता है कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थी या फिर अमेंडमेंट से आई है? तो हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई है। फिर फंडामेंटल ड्यूटी को रिकमेंड करने वाली एक कमेटी थी, सरदार सोवन सिंह कमेटी थी, तो हम ये देखेंगे। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल देखेंगे और उसका पार्ट देखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले The original constitution did not provide for the fundamental duties. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी भी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ड्यूटी नहीं थी, सिटीजन्स के पास राइट थे और स्टेट के पास डीपीएस भी था। लेकिन बाद में जरूरत पड़ी, किस टाइम पे? 1980s के अंदर, 1970 और 80s के अंदर हमें जरूरत पड़ी कि फंडामेंटल स्टेट क्या, सिटीजन्स की भी कुछ मॉरल ड्यूटीज होनी चाहिए। तो इसलिए मॉरल ड्यूटी और सिविक ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड की गई। तो ये कौन से टाइम पे इंक्लूड की गई थी? जब इमरजेंसी की सिचुएशंस थी। तो आम सिटीजन्स को क्या करना चाहिए ऐसे टाइम? उसके सिविक ड्यूटीज क्या है, मोरल ड्यूटीज क्या है, इन सबको इंप्लीमेंट करने के लिए। इंटरनल इमरजेंसी लगी थी 1975-77, इसके दौरान इसको इंट्रोड्यूस किया था। फिर कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंक्लूड की गई थी? तो ये हमें याद रखना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा साल? 1976 के अंदर। ठीक है, तो सरदार सोवन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से आई थी। ठीक है, और बाद में एक 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंदर एक और कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। तो हमने देखा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी थी कि नहीं थी? नहीं थी। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया। कौन सा अमेंडमेंट किया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। किस कमेटी की रिकमेंडेशन से? फंडामेंटल सरदार सोवन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से। फिर बाद में एक ड्यूटी और ऐड की गई, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी किसी ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स, ताकि अपने बच्चे को एजुकेट करें। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमने देखी। ये कौन से पार्ट के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? ये पार्ट 4A। आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल A, B, C आएगा, पार्ट A, B, C है, तो वो अधिकतर क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से आए हुए हैं, ना कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थे। A, B, C का क्लॉज बाद में है। तो पार्ट कौन से के अंदर है फंडामेंटल ड्यूटीज? पार्ट 4A के अंदर। इनका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51A। ठीक है, ए आ गया तो आपको वैसे भी पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अधिकतर अमेंडमेंट से आते हैं। तो पार्ट 4A और आर्टिकल कौन सा है? 51A, 51A और चौथा में A। इसके अंदर कौन सी ड्यूटी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। टू द रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, promote the spirit of common brotherhood among all the people and preserve the rich heritage of our composite culture and so on। तो ऐसी बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे। अलग से चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटीज का। तो कौन सी 11 ड्यूटीज है और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन सी ड्यूटी ऐड हुई है? तो हमें यहाँ पे क्या याद करना है? पार्ट कौन सा है? पार्ट 4A। आर्टिकल कौन सा है? 51A। इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक, तो ये कौन सी ड्यूटीज हो सकती हैं? जैसे नेशनल फ्लैग की हमें रेस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की हमें रेस्पेक्ट करनी है, इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी से रिलेटेड कोई भी चीज है तो उस टाइम पे हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करना है। प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन, लोगों के अंदर क्या ब्रदरहुड फैले, लोगों के अंदर भाईचारा फैले, इसलिए हमें काम करना है, ना कि लोगों के अंदर एंटागोनिज्म फैले। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, इंडिया का जो रिच हेरिटेज है, कल्चर है, उस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हम काम करेंगे। यूं नहीं कि हम लड़ाई दंगे करेंगे, सरकारी बसों को जला देंगे, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी सर्व एज द रिमाइंडर टू सिटीजन। फंडामेंटल ड्यूटी का मेन इंट्रोड्यूस करने के पीछे कारण क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस करने के पीछे मेन कारण ये था कि जब भी कोई दंगे होते हैं, जब भी कोई लोगों के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं, तो लोग सबसे पहले क्या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं,
जैसे रेलवे को जला दिया, बस को जला दिया, जो भी स्टेचू बने हुए हैं हमारे, जो भी हमारे ब्रदरहुड से रिलेटेड है, कोई भी जेंडर के खिलाफ वायलेंस होता है, तो इन सब चीजों को रोकने के लिए और आम आदमी को बताने के लिए कि तुम्हारे पास फंडामेंटल ड्यूटी तो है ही, साथ में तुम्हारे पास मॉरल और सिविक ऑब्लिगेशन भी है, ताकि आप एक अच्छे सिटीजन की तरह काम करें। इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो क्या है फंडामेंटल ड्यूटी? क्या रिमाइंडर है, लोगों को याद दिलाता है द सिटीजन दैट while enjoying the right they have also have the quite conscious of duty they own to their country। तुम्हारे पास राइट के साथ साथ तुम्हें यह भी दिमाग में याद रहना चाहिए कि आपके इसके साथ साथ आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, ताकि आप एक अच्छे सिटीजन की तरह बिहेव कर सकें। ठीक है, देयर सोसाइटी एंड टू देयर फेलो सिटीजन्स के साथ आपको कैसे बिहेव करना है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ड्यूटीज आर आल्सो नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर। अब नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर का मतलब क्या है? नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर का मतलब है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी यदि आप वायलेट करते हो तो उनके लिए कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। जैसे नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करना एक फंडामेंटल ड्यूटी है एक सिटीजन की, कोई नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते जब तक कि उससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं बनाया हो पार्लियामेंट ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने। ठीक है, तो आप देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में हमने क्या पढ़ा। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थी? नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लेके आए हम? 47th कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे लेके आए? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन। कौन सा आर्टिकल इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया और कौन से पार्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया? पार्ट 4A, आर्टिकल 51A, 51A। और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं? आम आदमी को रियलाइज कराने के लिए कि उसकी मॉरल ड्यूटीज भी हैं और क्या है सिविक ड्यूटीज हैं, इसके लिए कुछ ऑब्लिगेशंस हैं उसके ऊपर एज ए सिटीजन। यदि तुम्हारे पास राइट्स हैं तो आपके पास कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस भी हैं, ये है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भी कोई ड्यूटी आई थी? बिल्कुल आई थी। कौन सी आई थी? एजुकेट करने के लिए अपने बच्चों को, पेरेंट्स की ड्यूटीज थी। ठीक है, अब अगली सेलिएंट फीचर क्या है? अगला फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन के देख लो, आज क्लास में हमने देखा फंडामेंटल राइट देख ली, फंडामेंटल ड्यूटी देख ली और डीपीएसपी देख ली। अब अगला देखते हैं हमारा स्टेट कैसा होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है हमारा इंडिया आने वाले टाइम पे कैसा होगा। तो हमारा इंडिया होगा एक सेक्युलर स्टेट। कैसा स्टेट होगा? सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर का मतलब क्या है? सेक्युलर का मतलब होता है कि हमारा स्टेट का कोई खुद का रिलीजन नहीं होगा। पहली बात, सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा। स्टेट सभी रिलीजन्स को इक्वल तरीके से देखेगा। स्टेट किसी भी रिलीजन, किसी भी लोगों, कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन है, कोई भी सिटीजन, उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं करेगा। किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे। तो ये है सेक्युलर स्टेट का मतलब। सेक्युलर स्टेट का मतलब स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा। जैसे ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये कॉन्सेप्ट आया, पहले क्या होते थे? थियोक्रेटिक स्टेट होते थे। थियोक्रेटिक स्टेट जैसे आज भी देश दुनिया के अंदर आपको देखने को मिले, ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट है जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ के अंदर लॉ जो होते हैं वो कौन सी है? जो मुस्लिम लॉज के अनुसार कंट्री चलती है। फिर दूसरा एग्जांपल पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक स्टेट है, उसके अंदर लॉ जो चलते हैं वो मुस्लिम लॉ के अनुसार चलते हैं। लेकिन इंडिया ने कौन सा चुना है? इंडिया ने चुना है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट है मतलब स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। स्टेट सभी रिलीजन को इक्वल तरीके से देखेगा, इक्वल तरीके से प्रमोट करेगा। ठीक है, सेक्युलर स्टेट। तो इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने वालों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फीचर में क्या ऐड किया? सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब कि इंडिया डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया जो कि एक कंट्री होगा उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। ठीक है, ऑफ द इंडियन स्टेट द फॉलोइंग प्रोविजन। अब इन्होंने क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेम्बल थी ओरिजिनल, क्या उसके अंदर पहले सेक्युलर था? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो सेक्युलर जो वर्ड है क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था? नहीं था। इसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने इंट्रोड्यूस किया? तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो द टर्म सेक्युलर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन? 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने इंट्रोड्यूस की है, मतलब ऐड की है हमारी
प्रेम्बल के अंदर। पहले, इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस थे, आर्टिकल्स थे जो कि हमें सेकुलर स्टेट बताते हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, जो ये बताते हैं कि हर आदमी को अपने रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोपोगेट और प्रोफेस करने का अधिकार है। लेकिन एक्सप्लिसिट अलग से सेकुलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज नहीं हुआ था प्रेम्बल के अंदर, लेकिन 42वें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके हमने एक्सप्लिसिटली एक सेकुलर वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जो कि शुरुआत में ही बता दे कि हमारी कंट्री कैसी है, सेकुलर। ठीक है, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 42। तो इस प्रेम्बल के अंदर कौन सा वर्ड ऐड हुआ था 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, सेकुलर वर्ड। ठीक है, आज की डेट के अंदर हम बात करें कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमें बताते कि हमारी कंट्री कैसी है, सेकुलर कंट्री है। ऐसे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन आज मौजूद हैं। तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है, जो हमें बताता है सेकुलर कंट्री हो, तो सबसे पहले आती है, कॉन्स्टिट्यूशन को खोलते ही सबसे पहले आती है प्रेम्बल। तो प्रेम्बल में साफ साफ लिखा हुआ है इंडियन स्टेट कैसा हुआ, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसके अंदर सेकुलर वर्ड एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ, तो जो कि हमें बताता है कि हमारा देश कैसा होगा, हमारा देश सेकुलर कंट्री होगा। तो प्रेम्बल के अंदर हमने देखा सिक्योर टू ऑल द सिटीजन लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो प्रेम्बल के अंदर क्या लिखा हुआ है, हर आदमी को लिबर्टी किस चीज की होगी, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ठीक है, दूसरा क्या है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि स्टेट के अंदर क्या होगी, इक्वलिटी होगी, लॉ के सामने सभी इक्वल होंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है लॉ के सामने कोई भी रिलीजन का, कोई भी कास्ट का आदमी आएगा तो उसके ऊपर इक्वल रूप से लॉ इंप्लीमेंट होगा। तो आर्टिकल 14 ये बताता है चाहिए कोई भी रिलीजन का इंसान हो हम उसको इक्वल रूप से ट्रीट करेंगे। तो ये बताता है हमारे स्टेट कैसा होगा, सेकुलर। यूं नहीं कि एक रिलीजन के लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी दूसरे को नहीं, ऐसा प्रोविजन नहीं। हमारा क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। तो ये बताता है कि हर रिलीजन के लोगों को यहाँ पे इक्वलिटी मिलेगी। दूसरा आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 किस चीज से, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन। क्या, किसी भी सिटीजन के, कोई भी 2 सिटीजन है, कोई भी 10 सिटीजन है, या अलग अलग सेक्शन ऑफ सिटीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किस बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे। तो इसके अंदर जो रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये हमें बताता है हमारा स्टेट कैसा होगा, हमारी कंट्री कैसी होगी, सेकुलर कंट्री हो। तो दूसरा आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 का प्रोविजन क्या है, स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है रिलीजन के ग्राउंड के ऊपर कोई भी स्टेट के लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा प्रोविजन क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हर सिटीजन को, हर नागरिक को अधिकार है अपॉर्चुनिटीज का, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगे। रिलीजन के बेस के ऊपर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो आर्टिकल 16 भी कहता है हमारा स्टेट कैसा है, सेकुलर स्टेट है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। ऑल द पर्सन आर इक्वली एंटाइटल। फिर अगला प्रोविजन क्या है, टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है, हमें किस चीज की फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम के अंदर क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस मतलब मेरा अधिकार है, मैं कैसे मेरे भगवान को मानता हूं। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मतलब मेरा खुद का मन, मेरा जैसा मानेगा वैसा। कंसाइंस, प्रोफेस और प्रैक्टिस, मतलब मैं किस तरीके से अपने भगवान को मानूंगा, ये मेरी फ्रीडम है। तो मतलब रिलीजन की फ्रीडम है। ठीक है, कंसाइंस, फ्रीडम, प्रोफेस, प्रोफेस मतलब कैसे प्रैक्टिस करना चाहता हूं, वो मेरी फ्रीडम है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, मेरा अधिकार है मैं कैसे अपने रिलीजन को मानता हूं, कैसे प्रैक्टिस करता हूं और कैसे प्रोपोगेट करता हूं, ये मेरा अधिकार है। और ये यदि इंसान को अपने रिलीजन को मानने का अधिकार मिल रहा है और सबको बराबर मिल रहा है तो वो स्टेट है सेकुलर स्टेट। तो आर्टिकल 25 ये भी बताता है एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन। अब आर्टिकल 26 क्या बताता है, अब आर्टिकल 26 बताता है रिलीजियस जितने भी इंस्टीट्यूशन है, कोई मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, कोई मस्जिद है, कोई भी
रिलीजन के द्वारा ऑपरेटेड कोई ट्रस्ट है, तो उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पास भी राइट है। क्या आर्टिकल 26 देता है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को राइट। क्या? एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 26 कहता है कोई भी रिलीजियस प्लेस है, रिलीजियस डिनोमिनेशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो उसको राइट है अपने अफेयर को मैनेज करने की, अपने अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग। स्टेट उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता कि आपको पूजा करनी है, आपको दिया जलाना है, आप ऐसे करना है, ऐसे नहीं। हर रिलीजियस डिनोमिनेशन, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, कुछ भी हो, हर किसी को अपने रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अकॉर्डिंग मनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, क्या समझ में आया? एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, रिलीजन से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस है, एनी ऑफ इट्स सेक्शन, कोई उसका सेक्शन है, हर रिलीजन के अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं, कोई किस फिलोसफी को मानता है, कोई किस फिलोसफी को मानता है, रिलीजियस के अंदर सेक्शंस को भी शेल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर। अपने रिलीजियस अफेयर जो है कि किस तरीके से, कितने बजे खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, कैसे चलेगा, इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेगा, इस सब का उसका खुद को अधिकार है। ठीक है, मस्जिदों में जो नमाज पढ़ने के लिए लाउड स्पीकर वगैरह लगे रहते हैं, उसमें कुछ बैन वगैरह का तो फंडामेंटल राइट्स है। पहली बात तो ये क्या है, आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमेशा रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। अभी हमने देखा फंडामेंटल राइट के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी रैली निकाल रहे हैं, अपने कोई भी रैली निकाल रहे हैं रिलीजन से रिलेटेड, रिलीजियस रैली निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई उसके कारण के कम्युनल टेंशन नहीं बढ़ेंगी, उसके कारण हर चीज सही तरीके से होगी, इसलिए परमिशन भी लेनी पड़ती है। ये नहीं कि आपको मन मर्जी करने का किसी को अधिकार नहीं है। तो रिलीजियस राइट क्या फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है सरकार, जो उसके अंदर एक्सेप्शन दे रखे हैं। इंडिविजुअल पर्सनल लॉज है वो, इंडिविजुअल पर्सनल लॉज। सरकार मैनेज इसलिए करती है ताकि सिटीजन का वेलफेयर हो, जैसे पार्किंग का चार्ज 200, 500, 2000, 5000 नहीं लगाए, ये वाले नॉन जो सेकुलर एस्पेक्ट होते हैं उनके ऊपर मैनेजमेंट करती है सरकार। ठीक है, सेकुलर एस्पेक्ट कैसे होते हैं, जैसे रिलीजियस प्लेस है, वहां पे पार्किंग के आप देखो, पार्किंग क्या तो गवर्नमेंट मैनेज पार्किंग होती है, तो वो इसलिए होती है ताकि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रिलीजन के नाम पे, इसलिए होता है। जैसे सरकार आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है प्रसाद के अंदर लड्डू है, तो एफएसएससीआई उसकी जांच कर सकता है क्योंकि वो आम आदमी की हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारी चीजें आज, तो ये सब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर, जो हमने अगला चैप्टर पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, तो उसके अंदर देखेंगे क्या क्या इनके अंदर भी रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हो सकती है। जैसे आदमी इन ह्यूमन की हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज है तो उसको सरकार रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, जैसे ये नहीं कि आपके कोई भी रिलीजियस प्लेस पे आपको जहर, कोई भी प्रसाद के अंदर जहर बांट सकते हो, इतनी आजादी नहीं। तो जो भी आम आदमी की हेल्थ से रिलेटेड, सिटीजन के वेलफेयर से रिलेटेड उन एक्टिविटीज को सरकार रेगुलेट करती है। ठीक है, फिर आगे क्या है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे और टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर पर्टिकुलर रिलीजन। अब रिलीजन को कोई प्रमोट कर रहा है तो उसके ऊपर सरकार कभी भी टैक्स नहीं लगाएगी। ये इसलिए ताकि कोई सरकार यदि टैक्स लगाने लग जाएगी तो कोई ऐसा है कि छोटा सा सेक्ट भी हो सकता है, जैसे 100 आदमी हो वो टैक्स नहीं दे पाए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन टैक्स दे दें, तो इसलिए सरकार ने रिलीजियस जो भी प्रोपोगेट कर रहा है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन। कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई सिटीजन को एक्टिविटी कर रहा है तो सरकार उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। तो ये भी एक सेकुलर एस्पेक्ट है। अगला क्या है, नो रिलीजियस। अब ये किस चीज के, एजुकेशन से रिलेटेड है, रिलीजियस एजुकेशन से रिलेटेड। जैसे रिलीजियस एजुकेशन, जैसे हमारे गुरुकुल होते हैं, जैसे मुस्लिम जो जैसे वो मदरसे होते हैं, इन सब चीजों के लिए कैसे सेकुलर एस्पेक्ट है। तो नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट। स्टेट के द्वारा फंडेड कोई भी स्कूल है, जैसे सरकारी स्कूल है, केवी है, या फिर कोई राजस्थान गवर्नमेंट की स्कूल है, या फिर यूपी गवर्नमेंट की कोई स्कूल है, या फिर दिल्ली गवर्नमेंट की स्कूल है, जिसके अंदर फंडिंग पूरी स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट द्वारा रेगुलेटेड बॉडी, उसके अंदर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे।
हमारी जो भी एजुकेशन होगी स्टेट द्वारा फंडेड होगी, वो सब की सब सेकुलर एजुकेशन होगी। तो ये बताता है आर्टिकल। मदर से सर ये फंडेड है क्या? मदर से अलग से हैं, रे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आते हैं, वो गवर्नमेंट द्वारा नहीं है। गवर्नमेंट द्वारा 3 तरह की कैटेगरी होती है, एक तो एफिलिएशन लिया है, सेल्फ फंडिंग, एक एफिलिएशन भी गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड भी खुद, और तीसरा है खुद ही एफिलिएशन और खुद ही फंडिंग। तो अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग रेगुलेशन है। आर्टिकल हम जब फंडामेंटल राइट के अंदर रिलीजियस आर्टिकल पढ़ेंगे उसके अंदर सारा दे रखा है, ठीक है। अगला क्या है, सेकुलर एस्पेक्ट क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? सेकुलर एस्पेक्ट हमारा एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन शैल हैव राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, आर्टिकल 29। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29। उसके अंदर कह रखा है हर सेक्शन ऑफ सिटीजन, इसके अंदर किसके लिए? ये सेक्शन ऑफ सिटीजन के लिए, मतलब सेक्शन ऑफ सिटीजन हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करने वाला सेक्शन हो सकता है, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज ग्रुप हो सकता है, कोई भी कल्चरल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जिनका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, जिनकी लैंग्वेज भी अलग है, कल्चर भी अलग है, रिलीजन भी अलग है, तो उनको अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए सरकार रोक नहीं सकती। सिटीजन है कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, तो अपनी लैंग्वेज को भी कंजर्व कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को भी कल्चर और कल्चर को भी, तो कल्चर के अंदर रिलीजन आ जाता है। तो हर सेक्शन ऑफ सिटीजन को ये राइट है कि आप अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं और अपने प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे इस आर्टिकल का एग्जांपल देखते हैं, जैसे ट्राइबल सोसाइटीज होती हैं, ट्राइबल सोसाइटी के अंदर अलग ही रिलीजन होता है, ठीक है, क्योंकि कोई नेचर की पूजा करती हैं, कोई पेड़ों की पूजा करती हैं, कोई झरनों की पूजा करते हैं, तो उनको अपना कल्चर को प्रिजर्व करने का अधिकार है। तो ये रिलीजियस राइट हो गया। तो कुल मिला के सेकुलर स्टेट को स्टेब्लिश करता है। ऑल द माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट। अब क्या है, जो भी माइनॉरिटीज हैं, जो भी माइनॉरिटी हैं, जैसे माइनॉरिटी कैसे होती है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी हो सकती है जिनके अंदर बोलने वाले लोग सो हैं, या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी भी हो सकती है, किसी भी इस पे क्या हो सकती है माइनॉरिटी। तो सभी माइनॉरिटीज को हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, आर्टिकल 30। सभी माइनॉरिटीज को अपनी चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टेब्लिश करने का अधिकार है। जैसे जैसे मदरसा चलते हैं, ठीक है, या फिर पारसियों के अंदर अलग से एजुकेशनल सिस्टम होता है जिसके अंदर वो पारसी कल्चर सिखाते हैं, या फिर क्रिश्चियंस कैथोलिक स्कूल्स हम देखते हैं, तो वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि अपने अनुसार चलाते हैं। तो उसके अंदर इन सभी इंस्टीट्यूशन को ऑल द माइनॉरिटी हैज अ राइट टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट, उनको अपना एजुकेशनल सिस्टम अपने कल्चर के अनुसार स्टेब्लिश करने का भी अधिकार है। क्या कि अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए वो अपना एजुकेशनल सिस्टम बना भी सकते हैं, स्टेब्लिश कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, डे टू डे उसके अंदर काम भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ देयर चॉइस, आर्टिकल 30 के अंदर, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कई एजुकेशन स्कूल होती हैं, जो कैथोलिक स्कूल जो भी बोलते हैं, कॉन्वेंट स्कूल के अंदर के स्कूल के अंदर ही चर्च होता है, तो ये वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो इसके अंदर क्या उनको अधिकार दे रखा है कि अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने एजुकेशन सिस्टम को चला सकते हो आप, और वो प्रमोट भी कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट वगैरह स्कूल रखती है, स्टेट का तो कोई रिलीजन होता नहीं, बट हम जनरली जो प्रेयर बोलते हैं वो हिंदू बोर्ड वगैरह की इस टाइप से सुविधा करते हैं। नहीं, वो सेकुलर प्रेयर होती हैं, जो कि ऑफिशियल होती है ना, ऑफिशियल जो प्रेयर्स होती हैं वो सेकुलर प्रेयर होती हैं। ठीक है। द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आर्टिकल 44 क्या कहता है कि स्टेट प्रमोट करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि हर सिटीजन के ऊपर बराबर लागू होगा, स्टेट किसी के ऊपर कोई धर्म नहीं थोपेगा, ठीक है। आर्टिकल 44 कहता है कि जितने भी सिविल कोड होंगे, सिविल मामले जितने भी होंगे, उनके लिए एक लॉ होगा जो कि कॉमन होगा सभी के लिए, ये क्या हमारा डीपीएसपी है, ठीक है। तो ये हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं सारे के सारे जो कि प्रमोट करते हैं कि कैसे आइडेंटिटी को, इंडिया की आइडेंटिटी है सेकुलर आइडेंटिटी। तो हमने देखे बहुत सारे ऐसे प्रोविजन देखे, हमने देखा प्रेम्बल के अंदर भी है, प्रेम्बल के अंदर सेकुलर वर्ड भी है, फिर प्रेम्बल के अंदर हमने देखा कि किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, फिर हमने फंडामेंटल राइट देखे, राइट टू इक्वलिटी देखा, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन देखा, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर देखा
कि स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी ये है। तो ये होता है सेकुलर स्टेट के फीचर। तो आपसे कभी भी मेंस या प्री के अंदर पूछ सकता है कि सेकुलर स्टेट के फीचर्स कौन कौन से हैं, वो लिखिए, तो उसके अंदर ये फीचर्स लिखने हैं आपको। या फिर आपसे ये पूछ सकता है इनमें से कौन सा सेकुलर फीचर है आपके कंट्री का, इंडिया, तो ये पूछ सकता है। ठीक है, अब सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म का मतलब क्या है और वेस्ट के अंदर सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, ये अपने को समझना होगा। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति के अंदर क्या बोला था कि कंप्लीट वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात की गई थी, जिसके अंदर कंप्लीट सेपरेशन होगा, कंप्लीट सेपरेशन होगा चर्च का स्टेट से। क्या चर्च से मतलब आप रिलीजन का से समझे, क्योंकि वेस्ट के अंदर क्या है, अधिकतर क्रिश्चियन, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट है, तो वहां पे चर्च को ही धर्म मानते हैं। ठीक है, तो उनके फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन का एक ही कॉन्सेप्ट था कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट होगा। सेपरेट स्टेट अलग अपना काम करेगा, मतलब देश का संविधान अपने अलग तरीके से चलेगा और रिलीजन अपना अलग तरीके से लेगा, और इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो वो वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है वो कंप्लीट सेकुलरिज्म की बात करता है। ठीक है, इंडियन सेकुलरिज्म उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे हम देखते हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म की क्या बात करता है, कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन, द चर्च एंड द स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म का मतलब क्या हुआ कि स्टेट का 1% भी इंटरफेरेंस नहीं होगा रिलीजन के अंदर। तो स्टेट और रिलीजन आपस में बिल्कुल अलग हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से नेगेटिव हुए। जबकि इंडियन सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है। अब इसके अंदर अंतर देखते हैं। अंतर यह है कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके अंदर मेन रीजन क्या था, फ्रांस की क्रांति के अंदर मेन रीजन था कि वहां पे नोबल्स जो थे वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे आम आदमी, मिडिल क्लास का, और नोबल्स और चर्च एक साथ मिलके रूल कर रहे थे किसी आम सिटीजन। तो सिटीजन की जब क्रांति हुई वहां पे उस चर्च बहुत ज्यादा टैक्स लगाती थी, चर्च बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करती थी। इसके खिलाफ सिटीजन्स ने आवाज उठाई और कहा कि चर्च का आम आदमी के वेलफेयर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, आम आदमी को टैक्स लगाने की ये सारी पावर चर्च के पास नहीं होनी। तो उन्होंने क्या कंप्लीट सेपरेशन कर दिया। लेकिन हमारा यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बहुत हजारों तरीके के रिलीजन है। क्या हमारे यहाँ हजारों तरीके के रिलीजन है। जैसे रिलीजन हम देखते हैं हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ये तो हमारे बड़े मेजर रिलीजन। इनके अलावा हमारे पास छोटे छोटे रिलीजन सेक्ट भी हैं। कोई अलग सेक्ट, कोई जैसे आप देखेंगे कोई जसनाथ जी सेक्ट को मानता है, कोई कौन से सेक्ट को मानता है, कोई किस सेक्ट को मानता है, कोई, हर स्टेट के अंदर 10 तरीके के सेक्ट मिल जाएंगे आपको। तो हमारे यहाँ माइनॉरिटी सेक्ट बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे सेक्ट बहुत ज्यादा है। तो इंडिया के अंदर जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया गया वो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि स्टेट इंटरफेयर करेगा रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर जब स्टेट को ये लगेगा कोई रिलीजन बहुत ज्यादा सप्रेस हो रहा है। जैसे कोई रिलीजन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्टेट उस रिलीजन को इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए सरकार इंटरवेंशन कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल पारसी धर्म है, एक पारसी धर्म के अंदर क्या है, अभी क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। पहले उनके 100 आदमी थे तो आज उनके 90 आदमी है, फिर आज 80 आदमी, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रही है। अब उनको और मेजर रिलीजन्स के साथ इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए सरकार क्या है, जियो पारसी एक स्कीम लेके आई, जिसके अंदर सरकार पारसियों के ऊपर पैसे लगा रही है ताकि आप अपनी पॉपुलेशन के अंदर जो भी डिक्लाइनिंग फेज है उसको कंट्रोल करें या फिर उसको सही करें। तो सरकार पैसे दे रही है, एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर लगा रही है। तो ये बताता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, जबकि वेस्ट के अंदर चाहिए कोई भी, जैसे वेस्ट के अंदर फ्रांस देख ले, यूएस देख ले, उनका कंप्लीट सेपरेशन है। उसके अंदर चाहिए वहां की कोई भी माइनॉरिटी रिलीजन है, चाहे वो डिक्लाइन हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, उसकी हालत कैसी भी हो, स्टेट इंटरफेरेंस नहीं करेगा। हमारे यहाँ स्टेट इंटरफेरेंस कर सकता है उसको अच्छी पोजीशन देने के लिए और रिलीजन्स के बराबरी में लाने के लिए। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है, कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट। ठीक है, स्टेट रिलीजन के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगा और रिलीजन स्टेट की एक्टिविटी के अंदर 1% भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है,
इसको बोलते हैं नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म बोलते हैं, इज अप्लीकेबल इन द इंडियन सिचुएशन वेयर द सोसाइटी इज मल्टी रिलीजन। तो ये हमारे केस के अंदर अप्लीकेबल नहीं है, तो ये हमारी सोसाइटी डाइवर्स सोसाइटी है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा हजारों रिलीजन है। तो इस केस की वहां पे सिर्फ एक ही रिलीजन है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 छोटे मोटे रिलीजन, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कल्चर है, बहुत ज्यादा रिलीजन है, बहुत ज्यादा सेक्ट्स हैं। बंगाल के अंदर आप जाओगे तो अलग सेक्ट मिलेगा आपको, केरला में जाओगे तो अलग सेक्ट्स मिलेंगे, नॉर्थ के अंदर जाओगे तो अलग सेक्ट मिलेंगे। तो इन सब तो ये हमारे केस में अप्लीकेबल, हेंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बोडेड द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। तो आपसे ये बहुत बार पूछा जाता है कि सेकुलरिज्म होता क्या है। जैसे यूपीएससी के अंदर भी सेकुलरिज्म टॉपिक है, जीएस 1 के अंदर, और आरपीएससी, यूपीसीएस या फिर बिहार, मध्य प्रदेश, कोई भी स्टेट पीसीएस, उनके अंदर भी सेकुलरिज्म एक टॉपिक है, सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म। तो हमारा सेकुलरिज्म है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। अब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म के अंदर क्या करता है स्टेट, गिवन इक्वल रेस्पेक्ट फॉर द ऑल द रिलीजन, हम इक्वल रेस्पेक्ट देते हैं ऑल द रिलीजन एंड प्रोटेक्टिंग द ऑल द रिलीजन इक्वली। हमारा स्टेट कोशिश करता है कि सभी रिलीजन इक्वली रूप से प्रोटेक्ट हो। हमारा स्टेट इंटरफेरेंस कर सकता है, कोई भी रिलीजन को इनइक्वलिटी मिल रही है तो उसको इक्वलिटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था जियो पारसी हम स्कीम चलाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे थोड़े दिनों पहले कोई हज यात्रा के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ताकि उनके लोगों को वहां जाने के अंदर सुविधा हो। या फिर अपन क्या देखते आजकल बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के राम मंदिर के लिए, टूरिज्म के लिए एक्टिविटी, सीनियर सिटीजन वर्द लोगों को अलग अलग रिलीजियस प्लेस पे भेजते हैं, तो वो सब क्या स्टेट इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए देते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिंग ऑल द रिलीजियस इक्वली, मोreover द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अबॉलिश्ड द ओल्ड सिस्टम ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब हमने क्या देखा कि हमने सबसे पहले क्या देखा था, 1909 के एक्ट के अंदर पार्लियामेंटरी रिफॉर्म के अंदर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया था, जो कि यहाँ पे अबॉलिश हो गया। बस हम क्या पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म के अंदर हम ये देते हैं कि सभी रिलीजन्स को इक्वलिटी प्रोवाइड हो, कोई मेजर रिलीजन बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं करे और कोई माइनर रिलीजन बिल्कुल एक्सटेंट नहीं हो, इसलिए हम इनको इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन, जैसे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हमने कंप्लीट खत्म कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हाउएवर प्रोवाइड फॉर द टेम्पररी रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल राइट टू सिक्योर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। तो ये बोल रहा है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो 1909 के अंदर पार्लियामेंटो लेके आए थे, सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन, वो हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है, हम सेकुलर स्टेट बन चुके हैं। तो अब सेकुलरिज्म को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात तो सेकुलरिज्म होता क्या है। सेकुलरिज्म का, सेकुलर स्टेट का मतलब है इंडिया का कोई रिलीजन नहीं होगा, इंडिया की स्टेट और रिलीजन के अंदर हमेशा दूरी होगी। स्टेट और रिलीजन, स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन भी नहीं होगा और एक स्टेट कोई भी सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, किस बेसिस पे, सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे। इसके लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है, प्रियम्बल के प्रोविजन देखें, फंडामेंटल राइट की हमने प्रोविजन देखे, डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 44 देखा, ये सब देखे हमने। फिर बाद में हमने देखा कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो वेस्ट के सेकुलरिज्म से कैसे डिफरेंट है। वेस्ट के अंदर क्या स्टेट क्या इंटरवेंस कभी नहीं करेगा, तो वहां कंप्लीट सेपरेशन है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। अब इंडिया के केस के अंदर हम क्या पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हैं, जिसके अंदर स्टेट इंटरवेंशन कर सकता है इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। ये हमने देख लिया। सेकुलरिज्म वर्ड ऐड किया गया था प्रेम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। अब अगला फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फीचर है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझने के लिए पहले अपने को हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। हिस्ट्री में हमने देखा था 1909 का एक्ट देखा था, पार्लियामेंटरी रिफॉर्म देखा था, 1919 का एक्ट देखा था, फिर हमने 1935 का एक्ट देखा। इन सभी एक्ट के अंदर एक चीज कॉमन थी कि वोटिंग राइट कभी जमींदार्स के पास थे, लैंडलॉर्ड्स के पास थे, किंग के पास थे, या फिर एजुकेटेड लोगों के पास थे। ऐसे धीरे धीरे वोटिंग राइट इंक्रीज हुए, कभी भी वोटिंग राइट कंप्लीट हर सिटीजन के पास नहीं थे, ठीक है। लेकिन हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उन्होंने सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज इंक्लूड करी
कि 21 साल का कोई भी आदमी वोटिंग कर सकता है। हर आदमी को, जो कि उस टाइम की अडल्ट की डेफिनेशन 21 साल थी, हर 21 साल के इंसान को, वुमेन हो चाहे मैन हो, कोई भी जेंडर का हो, कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, प्रॉपर्टी हो चाहे मत हो, एजुकेशन बैकग्राउंड कोई भी हो, इररेस्पेक्टिव 21 साल का कोई भी इंसान ह्यूमन यदि हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर इंडिया का सिटीजन है तो उसको वोटिंग राइट मिले थे। तो दुनिया के अंदर इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसने फ्रीडम मिलते ही सबसे पहले अपने हर सिटीजन को क्या राइट दिया, किस चीज का, वोटिंग राइट। तो ये एक अपने आप में हिस्ट्री भी है। तो यूनिवर्सल अडल्ट और फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल मतलब हर किसी को, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अडल्ट मतलब जो अडल्ट की डेफिनेशन है उस टाइम पे 21 साल थी, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके उसको 18 साल कर दी। और फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग राइट, ठीक है, ताकि हर इंसान को पॉलिटिकल राइट मिल जाए। सबसे बड़ा पॉलिटिकल राइट यही, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एज ए बेसिस फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हर किसी के लिए। आज की डेट के अंदर एज क्या है, 18 साल, ठीक है। हर किसी को वोटिंग राइट, 18 साल के इंसान जो भी है हिंदुस्तान का सिटीजन है उसको 18 साल का राइट है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, रेस, रिलीजन, किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। अब 18 ईयर हमने कब किया, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। तो इसके अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होती क्या है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ही है, यूनिवर्सल मतलब हर किसी को, अडल्ट मतलब जो अडल्ट हो जाए। अडल्ट की डेफिनेशन पहले 21 साल थी, अब 18 साल, और फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग राइट, ठीक है। अब 21 साल या 18 साल कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुई, 61 कॉन्स्टिट्यूशन में, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। इसके अंदर यही है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन में से एक क्यों बन जाता है, क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसने आजाद होते अपने सिटीजन्स को राइट दिए। हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, हमारे यहाँ 10% से 15% लोग पढ़े लिखे थे, अनपढ़ लोगों की संख्या 80% से ज्यादा थी। उन लोगों को वोटिंग करना सिखाना, उन लोगों को वोट के लिए एजुकेट करना। उस टाइम पे लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। जेंडर के मामले में हम बहुत ज्यादा, जस्टिस के, जेंडर जस्टिस के मामले वुमेन घर से बाहर नहीं निकला करती थी, लोग गांवों के अंदर बहुत ज्यादा रहते थे। तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज इलेक्शन की आज भी दुनिया के अंदर हमारी है, और उस टाइम पे भी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी इलेक्शन एक्सरसाइज जो पहली बार हुई थी वो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पहले जो असेंबली की और पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, वो सबसे बड़ी इलेक्टोरल एक्सरसाइज थी। तो ब्रिटिशर्स ने कहा था ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी ये चीज, लेकिन हमने उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट आने के बाद में ब्रिटेन के लोगों को 200-300 साल तक वोटिंग राइट सभी को नहीं मिले। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के इंप्लीमेंट होने, अमेरिका के रिवॉल्यूशन के बाद में अमेरिकन के सभी सिटीजन को कभी वोटिंग राइट नहीं मिले। वहां पे वुमेन को वोटिंग राइट कभी नहीं मिले थे, और ये आगे 20वीं सदी के अंदर उनको वोटिंग राइट मिले ना। उनको ब्लैक सिटीजन को राइट मिले थे, वहां पे सिर्फ गोरे लोगों को राइट थे, वो भी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ठीक है। इंडिया ही सिर्फ ऐसी कंट्री है जहां पे हर सिटीजन को वोटिंग राइट मिले, और ये हमारी डेमोक्रेसी को ब्रॉड बेस्ड डेमोक्रेसी बनाते हैं। अगला फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, अगला फीचर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है कि हमारा इंडिया के अंदर हर इंसान को क्या मिलेगी, सिंगल सिटीजनशिप, कोई भी 2-3 सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अब इसका मतलब क्या है 2-3 सिटीजनशिप का मतलब, इसका सबसे बड़ा मतलब यह है, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं यूएस के अंदर हर इंसान के पास ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब वो इंसान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी सिटीजन होता है, प्लस जिस स्टेट के अंदर, प्रोविंस के अंदर वो रहता है उसकी भी अलग से सिटीजनशिप मिलती है। जैसे कैलिफोर्निया के अंदर रहने वाला इंसान को कैलिफोर्नियन प्रोविंस की भी सिटीजनशिप मिलेगी, प्लस यूनाइटेड स्टेट्स की भी सिटीजनशिप मिलेगी। या फिर हम देखें कोई दूसरा है, न्यूयॉर्क के अंदर रहने वाले, न्यूयॉर्क स्टेट की भी एक सिटीजनशिप मिलेगी, प्लस यूएस की भी सिटीजन। तो हर इंसान के पास 2 सिटीजनशिप। लेकिन इंडिया के अंदर चाहे किसी भी स्टेट का रहने वाला हो, चाहे यूटी का रहने वाला हो, चाहे स्टेट का रहने वाला, कोई भी टेरिटरी हिंदुस्तान की है,
तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी, और वो सिटीजनशिप क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराएगी, और सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी राइट है वो हमारी पार्लियामेंट के पास रिजर्व। ठीक है, तो हम देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज द फेडरल इंडिया ड्यूल पॉलिटी। हमारे इंडिया के अंदर पॉलिटी कैसी है, ड्यूल पॉलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट अलग चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग चलती है। लेकिन सिटीजनशिप का जब भी मामला होता है तो सिर्फ एक सिटीजनशिप आती है, इंडियन सिटीजनशिप, ओनली ए सिंगल सिटीजनशिप। इसका पर्पज क्या था, क्यों दी सिंगल सिटीजनशिप? स्टेट्स को भी दे सकते थे दूसरी सिटीजनशिप। ये इसका पर्पज ये था कि देश के अंदर इंटीग्रिटी, देश के अंदर लोगों के अंदर एक भावना रहे कि हम सभी भारत के नागरिक हैं। यदि अलग से सिटीजनशिप देते तो उनके अंदर रीजनलिज्म बढ़ता तो रिलीजियस रीजनल आइडेंटिटी बढ़ती, और रीजनल आइडेंटिटी जब बढ़ती है तो इंसान अपने रीजन को क्या है, रीजनलिज्म की डेफिनेशन ही है कि रीजन को अपने नेशन से ऊपर मानने लग जाता है। तो इससे क्या है, सेपरेशन की टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ती है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन रखा ताकि सभी इक्वल हों। अब यूएस का केस देख लेते हैं। इन द यूएस के अंदर क्या होता है, इन द यूएसए द ओनली ए सिटीजन ऑफ यूएस बट आल्सो द सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। यूएस के अंदर कोई प्रोविंस की सिटीजनशिप भी रहेगी यूएस के सिटीजन के पास, प्लस यूएस की सिटीजनशिप भी रहेगी। तो उसकी जो सिटीजन के पास दो सिटीजनशिप होगी तो उसका क्या है, उसकी अपनी जो एसोसिएशन होगा अपने स्टेट के साथ भी होगा और नेशन के साथ भी होगा, तो वहां पे सिसेशनिस्ट टेंडेंसी आती रहती है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर ये भावनाएं रहती हैं। एलिजेंस टू द, तो उसकी खुद की भक्ति भी बोथ द एंजॉय ड्यूल सेट्स ऑफ द राइट्स। हर इंसान के पास, यूएस के सिटीजन के पास ये भी हो सकता है कि एक स्टेट के सिटीजन के पास अलग फंडामेंटल राइट और दूसरे सिटीजन के पास अलग फंडामेंटल राइट्स भी हो सकते, जो कि इंडिया के अंदर नहीं है। जैसे राइट टू अबॉर्शन एक आधे स्टेट्स ने इसको दे रखा है वुमेन्स को, आधे स्टेट्स ने नहीं दे रखा। इंडिया के अंदर ऑल द सिटीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ द देयर स्टेट, प्रोविंस, रिलीजन, कल्चर, हम सभी एक सिटीजन हैं और सभी सिटीजन किसके, इंडियन। ऑल द सिटीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट विच दे आर enjoy the same political and civil rights of citizenship. अब कॉन्स्टिट्यूशन के इतने फीचर देखे, अब इसका नेक्स्ट फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाई। इंडिपेंडेंट बॉडीज होती क्या है और इनको बनाने की जरूरत क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। नाम के अंदर है एक तो इंडिपेंडेंट, मतलब वो अपने आप में स्वायत्त हैं, अपने आप में फुल ऑटोनोमस है अपने डिसीजन लेने के लिए, और बॉडीज मतलब इंस्टीट्यूशन। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाने का मेन पर्पज ये होता है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंडर में प्रेशर में आके अपने डिसीजन चेंज नहीं करे। या फिर ये समझे कि कोई भी इंस्टीट्यूट, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई है इंडिपेंडेंट, जिसके ऊपर किसी का इंटरफेरेंस नहीं हो। इसका पर्पज ये है कि जब भी इलेक्शन हो तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कोई गवर्नमेंट का उसके ऊपर प्रेशर ना हो। जैसे इंडिपेंडेंट बॉडीज के अंदर हमने कैग बनाया है ताकि कैग इंडिपेंडेंटली ऑडिट करे, जो भी डेफिशिएंसी है, अच्छी चीज है, बुरी चीज है, ऑडिट के अंदर निकल के आए, वो हर किसी के लोग को देखने को मिले। ये नहीं प्रेशर के अंदर आके सभी की सभी जो भी प्रो गवर्नमेंट टेंडेंसी को सपोर्ट करे, ऐसा नहीं हो। इसलिए हमने क्या क्या बनाई, इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाई। और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है उतनी ही डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। द सेंट्रल स्टेट बट द एस्टेब्लिश द सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाई। सबसे इंडिपेंडेंट बॉडीज के अंदर हम देखते हैं जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबसे इंडिपेंडेंट बॉडी जो होनी चाहिए कोई भी कंट्री के अंदर वो होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन, ताकि पावर का जो ट्रांजिशन हो वो फेयर हो और एकदम जेन्युइन तरीके से हो। तो हमने क्या बनाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके लिए इनसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ताकि फ्री और फेयर इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो और हर सिटीजन का डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़े। जैसे बांग्लादेश के अंदर अभी क्राइसिस आया था, तो बांग्लादेश के अंदर क्राइसिस के पीछे मेन रीजन क्या था,
या फिर सूडान के अंदर, अफ्रीका के अंदर, हर कंट्री के अंदर डेली कुछ ना कुछ आता रहता है, रिवोल्ट होता रहता है, रिवॉल्यूशन होता रहता है। मेन कारण ये होता है कि वहां पे क्या, जो इलेक्शन कंडक्ट कराने वाले बॉडीज फेयर एंड इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वहां पे 95% 100% सीटें क्या एक ही पार्टी की आती हैं, तो जो उनकी डेमोक्रेसी को वीकन करती हैं। फिर क्या है, हमारा कैग है। कैग 148 आर्टिकल के अंदर हमने इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइल्स को ऑडिट करे, डिपार्टमेंट की ऑडिट करे और सिटीजन को उस चीज से अवेयर कराए। फिर क्या है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एग्जाम फेयरली कंडक्ट करे ताकि सिटीजन्स को इसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े प्रोसेस के अंदर। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो ये सब बॉडीज इसलिए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं ताकि ये फ्री और फेयर रूप से काम करें। अगला प्रोविजन क्या है, अगला प्रोविजन है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने क्या फेडरल सिस्टम बनाया जिसके अंदर एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, एक यूनियन गवर्नमेंट होगी। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिसके अंदर क्या पूरे नेशन को एज ए यूनिट की तरह काम करना पड़ता है, जैसे वॉर का टाइम, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, कोई वॉर हो जाए, तो ऐसे केस के अंदर हम इन चीजों को डील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने क्या इमरजेंसी प्रोविजंस दिए। इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर कुछ ऐसी इस तरीके की डायनामिक स्ट्रक्चर बनता है जिससे क्या पूरा देश एक तरीके से यूनाइटेड होकर उस सिचुएशन को टैकल करे और फिर बाद में दोबारा हमारा जो जर्नल फीचर है वो चलते रहे। तो इस केस के अंदर हमने क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इटसेल्फ ही दे दिए। कंटेंट एलोबरेट इमरजेंसी प्रोविजन, किसके लिए इमरजेंसी किस लिए होती है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कल ना वॉर हो जाए कोई कंट्री के साथ, तो हम सभी एज ए अलग अलग यूनिट की तरह एक्ट करने बजाय एक यूनिट यूनाइटेड स्ट्रक्चर की तरह काम करें, इसलिए इमरजेंसी प्रोविजन होते हैं। टू सिचुएशन को इफेक्टिवली डील करने के लिए सेफ गार्ड यूनिटी सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की सिक्योरिटी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसे इसके अंदर क्या है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे अलग प्रोविजंस है, स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे अलग प्रोविजंस, ये आगे वाले चैप्टरों के अंदर हम डिटेल में देखेंगे। तो इनका मेन पर्पज यही है ताकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन दिए ताकि उस टाइम पे ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो, तो स्टेट और सेंटर के बीच में बिल्कुल ही कॉन्फ्लिक्ट ना हो और सारे यूनाइटेड रूप से जो भी सिचुएशन हो उसको अपने टैकल करें। अगला इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 3 टायर गवर्नमेंट है। अगला फीचर क्या है, 3 टायर गवर्नमेंट होगी हमारे। 3 टायर गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, एक तो नेशनल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी और एक 3rd टायर गवर्नमेंट मतलब अर्बन लोकल बॉडी शहरों के अंदर और गांवों के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये हमें क्या बनाती हैं, एक अलग से डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्रिएट करती हैं ताकि नीचे तक ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी पहुंच सके। ताकि यदि सोचो गांवों के अंदर पंचायतें नहीं होंगी तो गांव के लोगों अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए कहां जाएंगे, दूर एमएलए एमपी के पास जाएंगे। इसीलिए इस चीज को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या गांवों के अंदर डिसेंट्रलाइज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ताकि गांव की प्रॉब्लम गांव में ही उसका सॉल्यूशन हो जाए। तो 3 टायर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ये हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कोऑपरेट करने के बेसिस पे जो कि सोसाइटी लोग इकट्ठे होते हैं जिसके अंदर लोग खुद ही मालिक होते हैं इंस्टीट्यूशन के। प्राइवेट सेक्टर जहां एक तरफ प्रॉफिट के लिए काम करता है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वहां प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है। तो इन दोनों की कमियों को दूर करने के लिए आम इंसान का एक एसोसिएशन जिसके अंदर वो कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, अपने रिसोर्सेज को एक साथ इकट्ठा करें और खुद ही सेल्फ ओनरशिप लेते हुए उसको चलाएं, ऐसी सोसाइटीज को बोलते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके अंदर ओनरशिप उनके मेंबर्स की होती है, काम वो प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन सभी के अंदर होता है। तो जो प्राइवेट सेक्टर की कमी थी कि वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं वो भी दूर हो जाते, और गवर्नमेंट की कमी कि उसमें अंदर प्रोफेशनलिज्म एफिशिएंसी नहीं होती, ये दोनों दूर करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रोविजन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट से आया था, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये इसके अंदर, इसके लिए अलग से एक चैप्टर है उसके अंदर हम देखेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म क्या है, अब हर चीज का हर डॉक्यूमेंट का कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होता है।
क्रिटिसिज्म क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म ये है कि बहुत लेंदी डॉक्यूमेंट है, एलिफेंट साइज का है। दूसरा क्रिटिसिज्म इसका क्या है, लॉयर्स डोमिनेटेड था उस टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में अधिकतर लॉयर ही थे, तो उन्होंने इतना बल्कि डॉक्यूमेंट बना दिया, इतना कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट बना दिया कि आम आदमी समझ में नहीं आ रहा। तीसरा क्या है इसका क्रिटिसिज्म, कांग्रेस डोमिनेटेड था कि कांग्रेस के लोगों ने मिलकर बनाया। चौथा इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसके अंदर डोमिनेंस किसका था, हिंदूज का डोमिनेंस था, तो माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। तो ये सारी इसके क्रिटिसिज्म है। तो क्रिटिसिज्म के अंदर पॉइंट पॉइंट देख लेते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमने सबसे पहले क्रिटिसिज्म है इसका बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमने क्या खुद का तो कुछ लिया ही नहीं, अलग अलग देश की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको इंक्लूड कर लिया। तो बी आर अम्बेडकर ने क्रिटिसिज्म का क्या रिप्लाई दिया था कि दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है, यदि गलत कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा है कि दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम कॉपी कर लें, और ये दुनिया के अंदर हर जगह चलता है। ठीक है, दूसरा इसका कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म क्या है, हमने 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्ट आया था 1930, उसकी मोस्ट ऑफ द उसके प्रोविजंस को ले लिए। दूसरा क्रिटिसिज्म इसका ये है। तीसरा क्रिटिसिज्म इसका क्या है, अन इंडियन और एंटी इंडियन। अन इंडियन का मतलब है और एंटी इंडियन का मतलब है कि इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें फॉरेन की ले ली, इंडियंस की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको रिफ्लेक्ट करने वाली चीजें बहुत कम है इसके अंदर। ठीक है, फॉर अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब गांधी जी के जो मेन प्रोविजन थे, स्वराज था, जो कि अर्बन लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, ट्रस्ट बेस्ड सोसाइटी, ये सारी चीजें हमने ली नहीं, अब धीरे धीरे अमेंडमेंट करके हम इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, गांधी जी के स्वराज वाला प्रिंसिपल जिसके अंदर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन की बात हुई थी, हमारे यहाँ फिर भी क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे, सेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, अगला क्या है, एलिफेंट साइज है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको पढ़ते पढ़ते ही हमारी 100 क्लासेस हो जाती हैं। अगला क्या है, पैराडाइज ऑफ लॉ है, सारे के सारे लॉयर ही लॉयर थे इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। तो यहां पे हमारा क्या है, ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर के अंदर क्या था, हमने देखा सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 14-15 जो फीचर्स थे वो हमने देखे। हर फीचर के अंदर जो उसकी डेफिनेशन है और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, मेंस के लिए। और प्रीलिम्स के अंदर जो आर्टिकल, अमेंडमेंट, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अब किसी को कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।